नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है साथियों। इसलिए कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अंतिम मौके तक, अंतिम प्रयास तक हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। गंगरेल जलाशय किस नदी पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव या इंद्रावती? आप बोलेंगे सर ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन लेके क्यों आ गए? ये तो हम लोगों को पता ही है। पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ना यार कि गंगरेल जलाशय किस नदी पर स्थित है और अभी न्यूज में क्यों बना हुआ है। बताओ, फटाक से कमेंट करो और बताओ, महानदी, शिवनाथ, हसदेव या इंद्रावती? तो इसका सही जवाब आपको पता है, इसका सही जवाब है महानदी। ठीक है। तो महानदी में गंगरेल जलाशय स्थित है। किस जिले में है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किस जिले में है गंगरेल जलाशय? तो इसका सही जवाब है धमतरी जिले में है, इसको याद रखना है। ठीक है। रविशंकर जलाशय के नाम से ये प्रसिद्ध है और अभी वर्तमान में देख सकते हैं राज्य के बांधों में पिछले साल से 14% पानी कम है और इस कारण से गंगरेल डैम भी यानी न्यूज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगरेल में सिर्फ 15 टीएमसी उपयोगी पानी मौजूद है। सरकार का पर्याप्त पानी का दावा जरूर है लेकिन कम पानी है। मुरुमसिल्ली, दुधवा, सोंडूर भी महज 9.5 टीएमसी पानी रखे हुए हैं। अप्रैल माह शुरू होने की स्थिति है और सभी बांधों में पेयजल क्या हो गया है? कम हो गया है। इससे क्या हो सकता है? एक जल संकट पैदा हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। गंगरेल जलाशय जिसे पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ साफ साफ बताया है महानदी पर स्थित है। महानदी पर बनाया गया बांध है, रविशंकर सागर बांध भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध भी है, ये आपको याद रखना है। इस बांध से संबंधित जानकारी है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी और उसकी सहायक नदी सिलियारी, धमतरी में बने रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध और मुरुमसिल्ली बांध की खूबसूरती सभी को लुभाती। इस वजह से लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है लेकिन वर्तमान में जल की कमी के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है। अब जल की कमी तो होगी ना, क्योंकि लगातार हम लोग जल का जो उपयोग है वो उद्योग क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारा जल आप देखते हैं लौह इस्पात उद्योग में जाता है, आपका कोरबा में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें जाता है, सीमेंट उद्योगों में जाता है। तो ये सारे जल का भी उपयोग उस साइड पे होता है। तो इस कारण से भी हमको जल प्रबंधन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलवद पंचायत अभियान किस संभाग में शुरू किया जाएगा? तो एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, एलवद पंचायत अभियान। ठीक है। और ये किस संभाग में शुरू किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग। ठीक है। तो बस्तर संभाग में ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माओवाद मुक्त पंचायत को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। तो ये बड़ा भारी भरकम जो लाइन है ये दिख रहा है। पिछले बार क्या था ना, जब रमन सरकार थी तो मुझे पता है कि उस समय एक बार समर्पण नीति आई थी, समर्पण नीति नक्सलियों के लिए। तो उनकी रैंक देख के ना उनको पैसा दिया जाता था। अगर समर्पण कर देंगे तो 1 करोड़ रुपए तक दिया जा रहा था एक नक्सली, अगर लेकिन वो रैंक उसकी टॉप क्लास की होनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसका इफेक्ट शुरू में तो पॉजिटिव निकला। कई लोग जो नक्सली थे शुरू में उस बात को समझ नहीं पाए, तो बहुत सारे नक्सली क्या किए? समर्पण किए। लेकिन बाद में इसका असर कुछ अलग ही निकलने लगा। नक्सलियों के बीच में कंपटीशन छिड़ गया कि कौन रैंक अपनी ऊंची लेके जाएगा। ठीक है। ज्यादा रैंक पाएंगे उसके बाद समर्पण करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा रैंक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पुलिस वालों को ढेर करना पड़ेगा, ज्यादा मुठभेड़ों में पार्ट लेना पड़ेगा। तो वो निगेटिव इंपैक्ट किया। यहाँ पे भी कुछ मैंने सेंस नहीं निकलता इस बात का। मतलब आप क्या कह रहे हो? अगर कोई नक्सली जो हैं, नक्सलियों को अगर हेल्प कर रहे हैं जो पंचायत, उनको आप बोल रहे हो कि नक्सलियों को हेल्प ना करे। तो देखिए, नक्सलवाद या कोई भी जैसी जो इस तरीके के एक्टिविस्ट होते हैं वो जानबूझकर उनकी हेल्प कोई नहीं करता। ज्यादातर मामलों में दबाव पूर्वक हेल्प ली जाती है। ठीक है। अब नक्सलियों को आप जानते हैं कि अगर संदेह हो जाता है कि ये गुप्तचर है, ये जासूस है, ये मुखबिर है, तो उसको तुरंत मार देते हैं। ठीक है।
तो सरकार क्या सोच के इस नीति को बनाई है और क्यों ऐसा सोच रही है कि कोई पंचायत जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है वो यानी नक्सलियों के खिलाफ काम करेगी तो उसको फिर 1 करोड़ रुपए देंगे, मतलब बाकी के साथ भेदभाव और उसको ज्यादा पैसा क्यों, मतलब इस पे कुछ लॉजिक सेट नहीं बैठता। ठीक है, तो देखते हैं इस योजना के तहत अगर कोई ग्राम पंचायत अपने इलाके के नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करती है, देखिए कैसी बात है ना, और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव करती है तो संबंधित पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसका मतलब जान रहे हैं ना, लाइफ रिस्क में किसकी आएगी, लाइफ रिस्क में आएगी सरपंच की और पंचों की। ठीक है, वो तो ये आसानी से करवा देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो टॉप लीडरशिप है इसी के ऊपर अटैक करेंगे नक्सली पे। भाई आप तो कुछ नक्सलियों का आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन बाकी लोगों के टारगेट में आ जाओगे तो उनको संरक्षण कैसे देगी सरकार, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, योजना सुनने में जितनी अट्रैक्टिव लगती है उसको धरातल में इंप्लीमेंट करना उतना ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आप इसको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि एलवद पंचायत अभियान किस क्षेत्र में है, तो ये नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाने वाले पंचायतों के लिए है, उनको 1 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य की स्वीकृति देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या 6, तो कितने भागों में बांटा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसका सही जवाब 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, पहला क्या है, अंत्योदय परिवार, है ना, अंत्योदय परिवार के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, चावल इनको 35 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलता है 1 रुपए की दर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। जब भी आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्षेत्र छुए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चना देखिए 2 रुपए किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र और एवं माडा क्षेत्र में 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। 2 किलोग्राम प्रति परिवार मिलेगा और 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक भी मिलता है, निःशुल्क मिलता है, ये याद रखना है, 2 किलोग्राम प्रति परिवार मिलता है। ठीक है, फिर प्राथमिकता वाले परिवार आते हैं, अंत्योदय परिवार के बाद कौन से आते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 रुपए प्रति किलो चावल मिलता है इनको। तो प्रत्येक सदस्य 10 किलोग्राम, 2 सदस्य 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य 35 किलोग्राम। ठीक है, 5 से अधिक सदस्य तो 7 किलोग्राम प्रति माह प्रति सदस्य के हिसाब से मिलेगा। चना में 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में वही 5 रुपए के रेट से, और रिफाइंड जो नमक है वो निःशुल्क मिलेगा। एकल निराश्रित में 10 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, निःशक्त जन चावल जो मिलेगा वो 10 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा इनको भी। सामान्य परिवार में आप देख सकते हैं 1 सदस्य के लिए 10 किलोग्राम, 2 सदस्य के लिए 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य के लिए 35 किलोग्राम क्या मिलेगा, प्रति माह चावल मिलेगा। ठीक है, और ये 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, इस लिस्ट को याद रखिएगा। वी जितने बार लगाना है आप लगा सकते हैं, IMP बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव की शुरुआत कब से हुई है भैया। चावल उत्सव छत्तीसगढ़ क्या है, धान का कटोरा, है ना, और चावल उत्सव यहाँ बहुत पहले से ही शुरू हो गया है। आपके ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या 2008। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2008। ठीक है, तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन का प्रावधान है। इस उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशन कार्ड धारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। तो ये बेटा कहाँ का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये आर्थिक सर्वेक्षण से दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कॉल सेंटर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है,
जनवरी 2008 में कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। कब से? जनवरी 2008 से। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जिसका दूरभाष क्रमांक कितना है? 1967, और ये टोल फ्री नंबर है 1800-233-3663, ठीक है, 3663 लास्ट में। तो इसको भी याद रखना है, टोल फ्री नंबर है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। वेबसाइट भी है, देखिए जन भागीदारी की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in, है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा जो इस क्वेश्चन से डिटेल हो गया, इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है? भाई बात हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की, है ना, छत्तीसगढ़ मिसिंग है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है? 13.07, 16.61, 58.07 या 74.42? तो इसका सही जवाब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही जवाब है, ठीक है, 13.07, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति बोल रहा है ना। क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कुल राजस्व प्राप्ति की बात हो रही है, और कुल राजस्व प्राप्ति में कितना परसेंट है? 13.07% वृद्धि अनुमानित है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की प्रत्येक लाइन मैंने जैसे कि आपको बताया ही है पहले, इंपॉर्टेंट होती है। देखिए दूसरी लाइन में कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि बताई गई है, तो 16.61% वृद्धि यहां पे बताइए कर राजस्व, ठीक है। फिर उसके बाद कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना था, ठीक है, 2024-25 में कितना था? तो 74.42% अनुमानित है। यह अनुमानित है, सारी जो आंकड़े हैं अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्राप्तियों में इसका योगदान जो था 58.07% अनुमानित था, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सारे आंकड़े हैं। राजस्व प्राप्ति इतनी टोटल करोड़ में बताई गई है, व्यय इतना बताया गया है ना। इस प्रकार राजस्व आधिक्य कितना है? 1059.99 करोड़ ये आधिक्य है, राजस्व आधिक्य। कई बार पूछ लेता है जब क्वेश्चन को ज्यादा ही टफ करना है, एग्जामिनर को अपने मामा का नाम पूछना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। लेकिन आप अब काफी सारे एग्जाम्स को दे चुके हैं, अवेयर हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए कभी कभी पैटर्न को चेंज कर देता है। देखिए बहुत समय से ना आंकड़े वाले क्वेश्चन नहीं आए, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत समय से रिपीट नहीं किया, अच्छे से रिपीट नहीं किया है ना। क्वेश्चन भी आए हैं तो बेसिक आए हैं, आंकड़ों को नहीं छुआ है बहुत साल से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंकड़ों को छू नहीं सकता। कभी वो मौका आएगा जब अपना पीएससी जो है वो करवट बदलेगा और 2013-14 वाले पैटर्न में चले जाएगा। 14, 15, 16 में पूरा इसी तरीके के आंकड़े यानी प्रेडिक्ट करके बैठ जाते थे हम लोग कि हाँ ये पूछने वाला है पीएससी, तो ये वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद 17-18 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद वो पैटर्न लौट के नहीं आए अभी तक, ठीक है। लेकिन आपको हर प्रकार की तैयारी रखनी है ताकि कभी एकदम से अगर करवट बदले पीएससी तो ये ना लगे कि यार पीएससी ने क्या पूछा, ठीक है। आप अगर तैयार रहेंगे पहले से, अगर आप तैयारी किए हुए हैं और तैयारी आपकी अच्छी है, सफलता आपकी होगी, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि आप मतलब बाउंसर के लिए तैयार रहें और एट ए टाइम आप यॉर्कर के लिए भी तैयार रहें, ठीक है। हो सकता है कि अगली बार आपको बाउंसर मिले, यॉर्कर मिले, अगर फिर वो फुल टॉस मिल जाती है तो मारिए छक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेब्स 2025 के अंतर्गत WAM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। तो WAM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता जो है वो कहाँ आयोजित की गई है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका सही जवाब है मुंबई में आयोजित की गई है। ये आप देख सकते हैं वेब्स एनीमे और मांगा कॉन्टेस्ट, ठीक है। ये जो है ये प्रतियोगिता जो है आयोजक इसका कौन रहता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय और मीडिया मनोरंजन संघ रहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई में ये आयोजित हुआ था 23 मार्च 2025 को। देखिए अभी क्या है ना, पैटर्न बहुत बदल रहा है, दुनिया बदल गई है, स्मार्टफोन में आ गए हैं अपन, है ना। स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट में आ गए हैं, ठीक है। एनीमे को देखते हैं आजकल, है ना, उसी के संबंधित तो है ये एनीमे, है ना, कार्टून वगैरह जो है। और क्या कर रहा है? मांगा, है ना। तो उसी टाइप के जो एडिटिंग से संबंधित है, एनीमे से संबंधित है, उस टाइप की कोई कंपटीशन होगा। हालांकि पूरा डिटेल मैंने भी नहीं समझा इसको, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसी तरीके की कोई प्रतियोगिता है और इस तरीके से प्रतियोगिताओं से क्वेश्चन
पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल अभी चल रहा है ना, आईपीएल के किसी भी खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आप इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर कहाँ बैठा है, टीवी के सामने, मैंने बताया था ना कौन से वर्ल्ड कप के बारे में बताया था, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के बारे में। तो आईपीएल भी क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हो गया, दुनिया भर के खिलाड़ी आते, पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आते, ये याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमने एंट्री नहीं दिया है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, राशिद खान खेल रहे हैं, उमर जई खेल रहे हैं। ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है किस देश के खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, किस में नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी नहीं है, किनको अलाउ नहीं है, क्या कारण है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तभी फिल्म महोत्सव जो है, ये इसका आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? देखिए साफ साफ बता दिया, केंद्र शासित प्रदेश, और ये चारों इस समय केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ भैया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को कम मत समझिए आप, जम्मू कश्मीर अपने विकास के रथ में फिर से वापस आ गया है। जैसे ही 370 हटा, जम्मू कश्मीर अब बोला कि हाँ अब हम लोग ग्रोथ करेंगे। दुनिया भर के टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं और धूमधाम से वहां बर्फबारी का मजा ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों का भी समय आएगा, ललचाओ मत, कभी ना कभी जाओगे कश्मीर। ठीक है, जल्दी मत जाना, है ना, जल्दी जो है ना वो खतरनाक होती है ना, शादी आदि कर लेना तभी जाना। जम्मू में शनिवार को एक खास फिल्म महोत्सव तवी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, इस समारोह का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहां हुआ है? खंजर अभियान, देखिए खंजर युद्धाभ्यास, ठीक है, ये हुआ है खंजर, वो भी 12वीं बार। ठीक, तो 12वीं बार खंजर चला है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, कहां हुआ है? टोकमोक, जैसलमेर, दोदोमा या मनीला? तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब है टोकमोक। ठीक है, देखते हैं, टोकमोक याद रखिएगा। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण जो 10 मार्च से शुरू हुआ था, 23 मार्च को किर्गिस्तान के टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अभ्यास का नाम क्या था? खंजर 12। अभ्यास का प्रकार संयुक्त विशेष बल अभ्यास। अभ्यास का संस्करण 12वां। अभ्यास समापन 23 मार्च। स्थान टोकमोक, किर्गिस्तान। उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना। तो ये सारी बातें आपको याद रखना। देखिए भारत की सेना है, इधर कहाँ किसकी सेना है? किर्गिस्तान की सेना है। ठीक है, तो इस तरीके के सैन्य प्रयास और सैन्य अभ्यास हम लोग मध्य एशियाई देशों के साथ करते रहते हैं। मध्य एशियाई देशों में जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और बाकी जैसे तजाकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश आते हैं, है ना, इनको याद रखना है। यूरेनियम समृद्ध देश हैं। यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ था तब ये मध्य एशियाई देश अस्तित्व में आए थे। ठीक है, और उसके बाद जो ये देश हैं इनके साथ भारत ने लगातार प्रयास किया और इनके साथ मैत्री संबंध बना के रखे, और आज की डेट में हम लोग बहुत सारे युद्धाभ्यास करते हैं और इनके साथ व्यापार भी करते हैं। ठीक है, तो लगातार भारत अपनी विदेश नीति को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लगातार जो भी गलतियां होती हैं उससे सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत का लक्ष्य एकदम क्लियर है। आप लोगों का भी लक्ष्य एकदम क्लियर है। मैंने जो लक्ष्य दिया था आप लोग उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। किसी ना किसी दिन हम लोग 500 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करेंगे, है ना। अभी भी ये लक्ष्य आप लोगों के लिए बना हुआ है। 500 लाइक मेरे को वीडियो में चाहिए, और कमेंट आप लोग 100, 200, 300, 400, 500 जितना करना है कीजिए, उसके लिए स्वतंत्र है आप। ठीक है मतलब कर सकते हैं अपनी इच्छा से, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो जो है ना ज्यादा लंबा हो जा रहा है। हाँ, तो मैं भी यही बताना चाहता हूँ, 60 मिनट से तो नीचे है ना, अभी 60 मिनट से ऊपर चले आएगा ना तब बोलना कि हाँ बहुत लंबा हो गया, तब मैं भी मानूंगा कि हाँ वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। अभी तो छोटा है, अभी तो 30 मिनट ही पहुंचे अपन, है कि नहीं। अभी से मत थको यार। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, इसके साथ साथ एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जो वीडियो को क्या कह सकते हैं, लंबा जिनको ज्यादा लगता है, वो बीच में ना स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात, स्किप कर दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाओ, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बात करो। अब आप चाहोगे कि मैं दूसरों के लिए भी कम बोलूं, तो ऐसा नहीं होगा ना। जो ज्यादा सुनना चाहता है उसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा, और आपको कम सुनना है, आपके पास ऑप्शन है, आप स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है,
तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। स्किप करने का मतलब ये नहीं वीडियो को ही स्किप कर दो, यानी वीडियो के पार्ट को स्किप कर दो ना, है ना। नाराज मत हो जाना कि सर तो हम लोग को स्किप करने के लिए बोल रहे हैं, आप कौन देखता है इनका वीडियो, ऐसे नहीं सोचना है ना, ठीक है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च को? इसका सही जवाब है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 1999 में घोषित किया गया था कविता दिवस, विश्व कविता दिवस, ठीक है। कविता वगैरह लिखे हो आपने, शब्दों में लिखे हो क्या? नहीं लिखे हो? मैं तो लिखा हूं एक कविता, कभी और सुनाऊंगा, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। जब बोलोगे कि नहीं नहीं आज सुना ही दीजिए सर आज, तो फिर मैं सुना दूंगा, लेकिन जब तुम लोग बोलोगे तो वो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट दिन मैं पढ़ूंगा ना, तो फिर पता चलेगा कि हाँ कविता की डिमांड हो रही है, ठीक है। कविता मतलब कविता लिखने वाली कविता, है ना, और कोई कविता मत समझना। हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? देखिए, शिवाजी और मराठा जो साम्राज्य है इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं, जैसे छावा फिल्म के बारे में बात किए थे, है ना, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, ठीक है। और कह सकते हैं मराठा जो साम्राज्य है उसको गढ़ने वाले कहीं ना कहीं यही थे, ठीक है। नागपुर, नासिक, भिवंडी और पुणे, ये आपके ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब भिवंडी है, ठीक है। तो भिवंडी को याद रखना है। यहाँ पे शिवाजी महाराज की जो है समर्पित पहला मंदिर बना है, श्रीशैलम तेलंगाना में है, ठीक है। ये देखिए शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मार्च को ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में बने छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये महाराष्ट्र में स्थित पहला मंदिर है और उनको समर्पित पहला एक मंदिर और भी बन चुका है श्रीशैलम तेलंगाना में, ठीक है। तो दोनों ही एक बातें हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां इनॉग्रेट किया तो यही पहले मंदिर के नाम से ज्यादा। अरे तुम लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न था लेकिन ये खत्म हो गया, पहले ही मैं पूछ डाला। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे लिए होमवर्क प्रश्न लाऊंगा, ठीक है। और अभी क्या करते हैं अपन, जो पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न है उसमें उनको डिस्कस करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप उसका उत्तर बताना, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, इसी का जवाब तुम लोगों को देना होमवर्क प्रश्न के रूप में। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कहाँ किया जाएगा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सुपेला। सुपेला जो कि भिलाई के पास है, भिलाई नगर में स्थित है, तो इसको याद रखना है, यहाँ बनाया जाएगा। बोलम देव महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कबीरधाम में आयोजित हो रहा है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है इसके बारे में। भक्त माता कर्मा के नाम पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया था? तो ये अंबिकापुर में खोला गया था, बंद होने की कगार पे है। केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही जवाब है 12%। हाल ही में कहां भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंदौर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ ने द्विपक्षीय व्यापार और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये इसका सही जवाब है मॉरिशस, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो भीख मांग के काम चला रहा है पाकिस्तान, किससे? चाइना से, चीन से, ठीक है। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है 23वां संस्करण। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 मार्च। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया है? तो इसका सही जवाब है डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकना, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने टेलीकॉम रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दूरसंचार मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप की है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान करके इसके बारे में जानकारी दी है। इस पार्टनरशिप के तहत व्हाट्सएप टेलीकॉम डिपार्टमेंट के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन का यूज करेगा ताकि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर क्राइम के लिए ना किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो आज यहीं तक का था।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सिविल लक्ष्य एकेडमी, हमेशा की तरह। और इंस्टाग्राम चैनल का भी नाम सिविल लक्ष्य एकेडमी है। वहां पे दोनों जगह पे आप हमको फॉलो कीजिए। बाकी जगह पे भी हम लोग अगर आप खोजेंगे तो मिलेंगे ही। किस नाम से मिलेंगे? तो सिविल लक्ष्य एकेडमी से नाम से, ठीक है। वीकली वीडियो आपको दूसरे चैनल में मिल रहा है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर फेसबुक छोड़िए, यानी यूट्यूब में ही अगर आप खोजना चाहें तो कम्युनिटी टैब में जाइए। कम्युनिटी टैब में आपको जो वीकली रिवीजन वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।